हर इमोशन करो सेलिब्रेट एकदम लल्लन टॉप स्टाइल में। आ गए हैं लल्लन टॉप स्टिकर्स जो आपको मिलेंगे बॉबल के कीबोर्ड पर। ऐसे स्टिकर्स के लिए डाउनलोड करें बॉबल कीबोर्ड। डाउनलोड लिंक पाएं डिस्क्रिप्शन में। आज बातचीत एक माफ़ी से शुरू होगी। माफ़ी इस वजह से क्योंकि तकनीकी खराबी के चलते जो हमारे और आपके बीच एक करार है कि ठीक रोज़ रात 8 बजे लल्लन टॉप की ऐप पर लल्लन टॉप शो लाइव होगा, वो कुछ देर से शुरू हो रहा है। अब खबरों के कॉल पर आते हैं, खबरों की बात पर आते हैं, पर उससे पहले मैं चाहता हूं कि आज कुछ मंजर कशी करूं, शब्द चित्रात्मकता करूं। हम और आप जिंदगी में सफ़र करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। अक्सर वाहनों के ज़रिए जाते हैं, पैदल कम जाते हैं। इस जाने के लिए हम सड़क पर चलते हैं। जब हम घर से निकलते हैं तो कुछ ऐसा संस्कार दिया गया है कि कहते हैं आते हैं, जबकि सही क्रिया होनी चाहिए थी कि जाते हैं। आते हैं में एक सकारात्मकता होती है कि कहीं होकर आते हैं, पर उसमें लौट कर आना सुनिश्चित होता है। पर हमारी और आपकी ज़िंदगी में कितनी ही दफ़ा होता है कि कोई शाम को बाय बोल कर गया, कोई कार से गया, कोई पैदल गया, कोई साइकिल से गया, कोई मोटरसाइकिल से गया और फिर लौट कर नहीं आया। आई तो एक खबर कि एक भयानक एक्सीडेंट हो गया है। हम फ़ोन पर या किसी और के हवाले से ये खबर पाते हैं, अफरा तफरी में अस्पताल पहुंचते हैं और कितनी ही दफ़ा अस्पताल नहीं मॉर्चरी पहुंचते हैं अपनों के शव को लाने के लिए। हम सब ने अपने परिचितों में लोगों को खोया है सड़क हादसों में। आप पूछ सकते हैं कि आज खबर के बजाय ये बातचीत क्यों? क्योंकि हमें लगा कि हम आपको बताएं कि कोरोना जैसी बड़ी महामारी में हिंदुस्तान ने बरस भर में 2020 में जितने लोगों को नहीं खोया, उससे ज़्यादा लोगों को हर बरस हम सड़क हादसे में खो देते हैं। तो क्या हम इन हादसों को रोक सकते हैं? क्या हम अपने बचाव को बेहतर कर सकते हैं? वो कौन सा टीका है जो सड़क पर चलते वक्त वाहन की दुर्घटना से हमारे बचाने की प्रत्याशा को बढ़ा सकता है? इन सब के बारे में आज विस्तार से बात करने की ज़रूरत है और आपका लल्लन टॉप शो आज इसके बारे में ही बात करेगा। और बात की वजह क्या है? वजह यह है कि हिंदुस्तान में हर बरस, अगर पिछले ही बरस के आंकड़े को लें तो 1,73,000 से ज़्यादा लोग सड़क हादसों में गुजर जाते हैं। इसमें एक अंक जुड़ गया 4 सितंबर के रोज़, जब टाटा सन्स के पूर्व प्रमुख साइरस मिस्त्री की मौत हो गई रोड एक्सीडेंट में। साइरस के बगल में जहांगीर पंडोले बैठे थे। ये KPMG ग्लोबल स्ट्रेटजी ग्रुप के डायरेक्टर थे, यानी बड़े और प्रतिष्ठित आदमी थे। उनकी भी मृत्यु हो गई। सड़क हादसों में किसी की जान जाना भारत में इतना आम है कि इस पर अलग से चर्चा नहीं होती। पर उद्योग जगत की 2 बड़ी हस्तियों की अकाल मृत्यु हुई तो कुछ देर के लिए ही सही रोड सेफ्टी पर बात होने लगी। पर बहस का दायरा कहाँ तक है? सीट बेल्ट लगा लेते तो बच जाते, एयर बैग खुल जाते तो बच जाते, और यही बहस लगातार चल रही है। पर लल्लन टॉप चाहता है कि इस बहस का विस्तार और हो, और इसलिए आज बड़ी खबर में हम आंकड़ों के जरिए, तथ्यों के जरिए, तर्कों के जरिए ये भी समझेंगे कि रोड एक्सीडेंट्स की वजह क्या है, हमारी रोड की डिज़ाइनिंग कैसी हो, गाड़ियों की डिज़ाइनिंग कैसी हो, और मेडिकल फ्रंट पर सरकार को क्या करने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के हादसे कम हो, और अगर हो भी जाएं तो जिंदगियों को बचाने का मकसद पूरा हो जाए। इसके अलावा भी खबरें हैं। किसी ने अवार्ड लेने से इनकार कर दिया और उसके लिए इतिहास की दलील दी। किसी ने अपना बहुमत साबित कर दिया और केंद्रीय सत्ता पर सवाल उठा दिया। किसी ने एक घोटाले पर सफाई दे दी। ये सब जानेंगे आप आज के लल्लन टॉप शो में, लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो। इस वीडियो के बारे में बताते हुए हम उन टिपिकल शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो आमतौर पर ऐसे वीडियोस के लिए किए जाते हैं, मतलब धरती पर नाव योग या कुदरत का तांडव जैसे शब्द।
गाड़ियों के फराटा भरने की जगह सैलाब और नाव को ढो रही इस सड़क के बारे में सिर्फ इतना जानना काफी है कि ये रोड आईटी हब कहे जाने वाले बेंगलुरु की है, जहां लगातार बारिश ने पूरे शहर को जैसे ठप कर दिया। सड़क, कॉलोनियां, सब जगह पानी ही पानी। आउटर रिंग रोड को जोड़ने वाली सड़कें बंद हैं, सड़क पर गाड़ियां फंसी हुई हैं, लोगों को निकालने के लिए ट्रैक्टर नाव का सहारा लिया जा रहा है। लगातार हो रही बारिश ने बेंगलुरु के पूरे सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। कल हुई भारी बरसात से शहर पानी पानी हो गया। ऐसे में सोमवार की सुबह जब लोग काम पर निकले तो हर तरफ ट्रैफिक जैम से भी जूझना पड़ा। कई दफ्तरों को अपने कर्मचारियों को ऑनलाइन काम करने का निर्देश देना पड़ा। इससे पहले 30 अगस्त को हुई भारी बारिश में भी इस आउटर रिंग रोड पर इतना जाम लगा था कि लोग 5 घंटे तक फंसे रहे। आउटर रिंग रोड कंपनी एसोसिएशन ने तब मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर चिंता जताई थी। कहा था एक दिन में सिर्फ 5 घंटे की देरी से कंपनियों को करीब 225 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आप इस बात को समझिए, जब कहीं जाम लगता है तब सिर्फ समय खराब नहीं होता, देश की अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचती है, देश के वातावरण को चोट पहुंचती है, क्योंकि गाड़ियां ज़्यादा देर फंसी रहती हैं, ज़्यादा ईंधन खर्च होता है, ज़्यादा प्रदूषण होता है। ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। और मैं जब भी शहरों में पानी के भरने की या इस तरह की किसी भी समस्या से गुजरता हूँ, क्योंकि खबर नवीस हूँ इसलिए ज़्यादा गुजरता हूँ, या जब भी मेरी अपनी गाड़ी किसी खड्डे से गुजरती है तो वो खड्डा, वो गड्ढा मुझे इतिहास में 3-4 हजार बरस पुराने समय में ढकेल देता है। हमने पढ़ा है कि हमारे पुरखे जब सिंधु घाटी सभ्यता में रहते थे तो उन्हें शऊर था सीधी समकोण पर काटती सड़कें बनाने का और उनके किनारे ढकी हुई नालियां बनाने का। ये शऊर हम आज़ाद भारत में भूल गए हैं क्या? हमारे शहरों में ये कौन सी प्लानिंग है जिसमें पानी भर जाता है और बरसात में इस तरह के दृश्य आम हो जाते हैं? और बेंगलुरु जो पूरी दुनिया के मानचित्र पर आईटी में एक प्रमुख केंद्र है, वहाँ से ये सब आना तो और भी ज़्यादा अफसोसजनक है। क्या हमारे देश के सियासतदान और हम और आप कभी नगरीय नियोजन पर और गांव के नियोजन पर भी, क्योंकि हम जब चुनाव में जाते हैं तब देखते हैं अब गांव में भी किसी ने मेड़ काट दी, किसी ने मेड़ नहीं काटी, किसी ने नाला निकाला, किसी ने नहीं निकलने दिया, पानी भरने की समस्या शुरू हो गई है। ये चिंता का विषय है और ये चिंता तब दूर होगी जब हम और आप इस पर बात करेंगे। दिन का वीडियो यहीं पर खत्म हो सकता था, पर हम चाहते थे एक वीडियो और दिखाएं, पर फिर तय किया कि वीडियो नहीं दिखाएंगे पर अपनी बात कहेंगे। वो वीडियो बहुत संभावना है कि आपने देख लिया हो, जिसमें एक रेल आ रही है पटरी पर, उसके आगे आगे एक नौजवान चल रहा है। देखने से समझ में आ रहा है कि नौजवान किसी सोशल मीडिया के लिए 10 सेकंड का कोई वीडियो बनाना चाह रहा होगा, बताना चाह रहा होगा कि वो खतरों का कितना बड़ा खिलाड़ी है। पर होता क्या है, वो ट्रेन से टकरा जाता है। उस नौजवान ने दूरी का अंदाज़ा गलत लगाया। हम ऐसे कितने ही वीडियो देखते हैं, अफसोस करते हैं। पर एक सत्य ये भी है कि हिंदुस्तान में हर बरस 16,000 से ज़्यादा लोग इस तरह के ट्रेन के टकराने जैसे हादसों की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर कुछ लाइक्स के चक्कर में अपनी ज़िंदगी दांव पर ना लगाएं। बढ़ते हैं आगे, जानते हैं आज की सुर्खियां। झारखंड में लंबे समय से जारी सियासी उठापटक के बीच आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। 81 सदस्य हैं झारखंड की विधानसभा में, सरकार के पक्ष में 48 वोट आए। इस दौरान बीजेपी ने सदन से वॉकआउट किया। हेमंत सोरेन लंबे समय से दावा कर रहे थे कि उनके पास बहुमत है, बीजेपी कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले ऑपरेशन लोटस की पर उनके विधायकों को प्रभावित नहीं कर सकती। बीजेपी बार बार कह रही थी विश्वास मत लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। आज मत जीतने के बाद हेमंत सोरेन ने ट्विटर पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, जीते हैं हम शान से, विपक्ष जलते रहे हमारे काम से। सदन की कार्रवाई के दौरान भी हेमंत बीजेपी पर खुली जबानी हमला करते रहे। उन्होंने बीजेपी पर गृह युद्ध के हालात पैदा करने के आरोप भी लगाए। सुनिए। जनता पार्टी के लोग देश के आधे राज्यों के साथ गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, आए दिन विधायकों की खरीद फरोख्त। अध्यक्ष महोदय, हमने तो बाजार में कपड़ों को खरीदते सुना हुआ है, राशन को खरीदते सुना, सब्जी तरकारी को खरीदते सुना, लेकिन विधायक खरीद फरोख्त की बात यही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आती रही है।
बीजेपी नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी आज हुए विश्वास मत पर अपना बयान दिया। सुनिए। कि वो तो विश्वास मत अपने लोगों के प्रति उनको अविश्वास था, वो विश्वास उनको प्राप्त करना था, वो भी बंधक बना करके एक प्रकार से। तो ये आज पूरा दुनिया ने देखा और हम सब लोग भी देख रहे हैं। हेमंत सोरेन ने अपने 32 विधायकों को एकजुट करने के लिए 30 अगस्त को रायपुर भेजा था। सभी रविवार को रांची लौट आए थे। उन विधायकों को खुद बस में लेकर हेमंत सोरेन आज विधानसभा पहुंचे थे। अगली सुर्खी की तरफ चलते हैं। ये एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रेमन मैग्सेसे अवार्ड से जुड़ी है। केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सीनियर लीडर के शैलजा ने रेमन मैग्सेसे अवार्ड लेने से इनकार कर दिया है। निपा वायरस और कोरोना की पहली लहर के दौरान केरल की मंत्री शैलजा, उनके काम को खूब सराहा गया था और इसी के लिए उन्हें 64वें रेमन मैग्सेसे अवार्ड के लिए चुना गया। लेकिन शैलजा ने पार्टी के निर्देशों का हवाला देते हुए ना कहा। उनके मुताबिक पार्टी से बातचीत की थी पर मना कर दिया गया। अवार्ड न लेने की वजह बताते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मुझे सूचना दी गई कि अवार्ड समिति ने मेरे नाम पर विचार किया है। मैं एक राजनेता हूँ, नॉर्मली ये अवार्ड नेताओं को नहीं दिया जाता। मैं CPIM की सेंट्रल कमेटी की मेंबर भी हूँ। जब मैंने इस बारे में पार्टी नेताओं से विचार विमर्श किया तो सबने साफ तौर पर कहा कि मुझे ये पुरस्कार स्वीकार नहीं करना चाहिए और यह सही भी नहीं कि मैं अकेले उस काम का क्रेडिट लूँ जिसमें सभी का कलेक्टिव एफर्ट था। बड़ा पुरस्कार है, पर मैंने उनसे माफ़ी मांग ली और विनम्रता के साथ कह दिया कि मैं नहीं ले सकती ये अवार्ड। शैलजा का मानना है कि वो ये अवार्ड बतौर इंडिविजुअल नहीं ले सकती क्योंकि उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने जो किया उसमें सबके एफर्ट थे। पर कोविड पैंडेमिक में बेहतरीन काम के लिए शैलजा को जून 2020 में UN ने भी सम्मानित किया था। शैलजा के बयान के बाद उनकी पार्टी CPIM के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी सामने आए और उन्होंने वजह बताई। क्या कहा येचुरी ने? ये पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के नाम पर है जिनका फिलीपींस में कम्युनिस्टों के क्रूर उत्पीड़न का इतिहास रहा है। इसलिए इन सभी वजहों से उन्होंने यानी शैलजा ने विनम्रतापूर्वक अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। रेमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। इसे एशिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में माना जाता है। हर साल अलग अलग क्षेत्रों में समाज के लिए काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। विनोबा भावे, मदर टेरेसा, जयप्रकाश नारायण, सत्यजीत रे, अरुण शौरी, किरण बेदी, महाश्वेता देवी, रवीश कुमार समेत कई भारतीयों को ये अवार्ड मिल चुका है। जिन रेमन मैग्सेसे के नाम पर यह अवार्ड है उन पर आरोप भी लगाया जाता रहा है कि राष्ट्रपति रहने के दौरान फिलीपींस में उन्होंने कम्युनिस्टों की विचारधारा मानने वालों पर जुल्म किए थे। अगली सुर्खियों की सूची में ये सुर्खी है मध्य प्रदेश से। यहाँ टेक होम राशन स्कीम में बड़े पैमाने पर घोटाले की बात सामने आई है। बात का खुलासा प्रदेश के अकाउंटेंट जनरल की ऑडिट रिपोर्ट में हुआ। इसके मुताबिक MP के महिला बाल विकास विभाग में बड़े स्तर पर हेराफेरी हुई। इस घोटाले को बिहार में हुए चारा घोटाले की तरह भी बताया जा रहा है क्योंकि ऑडिट की रिपोर्ट में बताया गया कि करीब 110 करोड़ रुपए का पोषण आहार सिर्फ कागजों में ही बट गया। पूरा मामला क्या है? MP का महिला एवं बाल विकास विभाग राज्य के कई जिलों में रहने वाले 3 साल की उम्र के बच्चों, प्रेग्नेंट और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरक पोषण आहार के तहत टेक होम राशन योजना चला रहा है। आहार पहुंचाने की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को दी गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिट की कंपनियों ने ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिन ट्रकों के नंबर दिए, जब उनके रजिस्ट्रेशन नंबर की जांच हुई तो वो MP समेत तमाम राज्यों की परिवहन विभाग की वेबसाइट से लिए गए नंबर सामने आए। जहां के वे बताए गए उन वेबसाइट्स पर जब चेक किया गया तो जो ट्रक के नंबर बताए जा रहे थे वो असल में स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार और ऑटो के नंबर पाए गए। यानी कंपनियों ने पोषण आहार का वितरण करने की बजाय सिर्फ कागजों में एंट्री दिखा दी। रिपोर्ट में भोपाल, छिंदवाड़ा, धार, झाबुआ, रीवा, सागर, सतना और शिवपुरी जिलों में करीब 97,000 मैट्रिक टन पोषण आहार स्टॉक में होना बताया गया। करीब 87,000 मैट्रिक टन पोषण आहार बांटने के लिए था, यानी 10,000 टन आहार गायब था। इसकी कीमत करीब 62 करोड़ रुपए है। जांच में यह भी निकलकर सामने आई करीब 40,000 मीट्रिक टन पोषण आहार घटिया क्वालिटी का था और इसके एवज में अफसरों ने करीब 38 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। फिर भी घटिया गुणवत्ता का पोषण आहार सप्लाई करने वाली फर्मों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऑडिट में यह भी कहा गया कि लाभार्थियों की पहचान, उत्पादन, परिवहन, वितरण और राशन की गुणवत्ता के नियंत्रण में बड़े पैमाने पर हेराफेरी हुई। महिला एवं बाल विकास विभाग CM शिवराज सिंह चौहान के पास है। गड़बड़ियों के खुलासे के बाद राज्य सरकार ने अपनी सफाई में एरर मिस्टेक को दोषी ठहराया और कहा
कि सीएम के निर्देश पर सुधारात्मक उपाय पहले ही किए जा चुके हैं। राज्य सरकार के मुताबिक रिपोर्ट में माल ढोने वाली गाड़ियों के जो नंबर लिखे हैं उसमें भी मिस्टेक है। किस तरह की मिस्टेक है, इसको लेकर सरकार अपने स्तर पर जवाब दे रही है। फिलहाल ऑडिट रिपोर्ट पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने क्या कहा, सुनिए। सीएजी रिपोर्ट कोई भी होती है, उसकी राय होती है, वो अंतिम नहीं होती। पहली बात तो ये समझ, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है, अंतिम नहीं है। इसके बाद में ऑडिट रिपोर्ट पर राज्य सरकार स्क्रूटनी करती है। इससे अंतिम निष्कर्ष कहना ठीक नहीं है। ये जब आती है तो अकाउंट सेक्शन के बारे में एक कमेटी होती है अकाउंट की, वो इस पर अंतिम निर्णय करती है। लोक लेखा समिति में जो विधानसभा के अंदर विधायकों की होती है और प्रतिपक्ष का व्यक्ति उसके अंदर लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, कभी कभी वहां भी जाती हैं, और इसलिए ये कहना ठीक नहीं है कि ये अंतिम है। सरकार का तर्क है कि डेटा की एंट्री में गड़बड़ हो गई, एक मिस्टेक हो गई, इसलिए ये हेराफेरी दिख रही है नंबरों की। फिर यह भी बता दिया गया है कि ये आखिरी नहीं है। तो मंत्री जी भले ही रिपोर्ट को फाइनल नहीं बता रहे हैं, लेकिन घोटाले की आशंका तो सामने है ही, और इसी वजह से मध्य प्रदेश में जो विपक्ष में यानी कांग्रेस, वो भी हमलावर है। सुनिए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने अनियमितता नहीं, घोटाले को साबित किया है। 24% रैंडम जांच में यदि 50% घोटाला सामने आता है तो यह एक बड़ी बात है, और पूरी सरकार आकंठ घोटालों में भ्रष्टाचार में लिप्त है, यह भी सच है। मगर विडंबना इस बात की है कि जो भी बड़ा घोटाला सामने आ रहा है, यदि व्यापम का पार्ट पीएमटी था, वो घोटाला सामने आया तो उस वक्त चिकित्सा शिक्षा का चार्ज माननीय मुख्यमंत्री जी के पास था। अगली सुर्खी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के एक बड़े नेता से जुड़ी हुई है, नाम है संजय राउत। 1 अगस्त से जेल में बंद शिवसेना सांसद संजय राउत अब 19 सितंबर तक जेल में रहेंगे। पात्रा चौल भूमि घोटाले मामले में संजय राउत की न्यायिक हिरासत 19 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। पात्रा चौल मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने राउत को 1 अगस्त को गिरफ्तार किया था। शुरुआत में ईडी की हिरासत में रहने के बाद शिवसेना नेता को 8 अगस्त को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। 23 अगस्त को विशेष पीएमएलए अदालत ने राउत की हिरासत 5 सितंबर तक बढ़ाई, जिसे अब 19 तक खिसका दिया गया। राउत के वकील ने आज कोर्ट को बताया कि उन्होंने अभी तक जमानत की अर्जी दाखिल नहीं की है। मुंबई के उत्तरी भाग में गोरेगांव नाम का एक उपनगर है। यहाँ एक इलाका है सिद्धार्थ नगर। इसी सिद्धार्थ नगर को पात्रा चौल के नाम से भी जाना जाता है। पात्रा चौल में 47 एकड़ में कुल 672 घर बने हुए हैं। साल 2008 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MHADA ने पात्रा चौल को रीडेवलप करने का प्रोजेक्ट तैयार किया। कॉन्ट्रैक्ट दिया गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को। इसके तहत यहाँ के लोगों का पुनर्वास भी होना था। MHADA ने पात्रा चौल के रीडेवलपमेंट का काम जिस कंपनी को दिया, ईडी का आरोप है कि उस कंपनी यानी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने अवैध गतिविधियों से करीब 1039 करोड़ रुपए इकट्ठा किया। इस मामले में राउत के करीबी प्रवीण राउत भी आरोपी हैं। ईडी के मुताबिक प्रवीण राउत को रियल एस्टेट कंपनी HDIL से 100 करोड़ रुपए मिले और इन पैसों को उन्होंने अपने रिश्तेदारों, करीबियों और दूसरे बिजनेस में ट्रांसफर किया। ईडी का यह भी आरोप है कि प्रवीण राउत ने कुछ हिस्सा संजय राउत के परिवार के लोगों को भी ट्रांसफर किया। प्रवीण राउत की अगर हम बात करें तो उन पर फ्लोर स्पेस इंडेक्स को 9 प्राइवेट डेवलपर्स को बेचने का इल्ज़ाम है, और इल्ज़ाम ये भी है कि इसके जरिए उन्होंने 901 करोड़ रुपए से ज़्यादा इकट्ठा किया। इस दौरान पात्रा चौल के लोगों के पुनर्वास के लिए एक भी फ्लैट नहीं बनाया गया, ना ही एग्रीमेंट के तहत माडा के लिए भी कोई फ्लैट बनाया गया। साल 2010 में राउत ने कथित अवैध पैसों से 83 लाख रुपए संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में ट्रांसफर किए, इल्ज़ाम है ऐसा, और वर्षा ने इन पैसों का यूज़ दादर में एक फ्लैट खरीदने के लिए किया। ईडी का यह भी आरोप है कि महाराष्ट्र के अलीबाग के किहिम बीच पर वर्षा राउत और स्वप्ना पाटकर के नाम से 8 प्लॉट खरीदे गए। ईडी ने पिछले महीने संजय राउत की पत्नी से भी पूछताछ की थी। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। 4 सितंबर के रोज NH48 पर सूर्या नदी के पुल पर जो हादसा हुआ उसने लोगों को कई स्तरों पर प्रभावित किया। गाड़ी में टाटा सन्स के पूर्व प्रमुख साइरस मिस्त्री के अलावा
KPMG के जहांगीर पंडोले बैठे थे। गाड़ी चला रही थी मुंबई की नामी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर अनाहिता पंडोले और उनके बगल में थे उनके पति डारियस पंडोले। डारियस टाटा ग्लोबल बेवरेजेस लिमिटेड के बोर्ड पर रहे हैं, जबकि साइरस मिस्त्री टाटा ग्रुप से अलग हैं। तो डारियस ने भी अपना पद छोड़ दिया साइरस के बाद। फिलहाल मुंबई की आर्थिक जगत में बड़ा नाम है। PE एंड इक्विटी AIFs JM फाइनेंशियल नाम की कंपनी के डायरेक्टर और CEO हैं वो, यानी सब जानी मानी हस्तियां। ये चारों गुजरात के वलसाड में पड़ने वाले उदवाड़ा गए थे। उदवाड़ा में पारसी समुदाय का मुख्य फायर टेम्पल है। साइरस मिस्त्री के परिवार ने कुछ साल पहले इस मंदिर का पुनर्विकास करवाया था। उदवाड़ा की इस यात्रा का संबंध भी एक दुखद घटना से ही था। बीते दिनों जहांगीर और डारियस ने अपने पिता को खो दिया था। उनके लिए उदवाड़ा फायर टेम्पल में एक प्रार्थना रखी गई थी। क्योंकि मिस्त्री परिवार और पंडोले परिवार के बीच घनिष्ठ संबंध है, तो साइरस भी पंडोले परिवार के साथ प्रार्थना के लिए गए थे। 4 सितंबर की दोपहर ये चारों मर्सिडीज GLC नाम की कार से मुंबई लौट रहे थे। मर्सिडीज GLC एक SUV है। दोपहर 3:15 बजे के करीब ये गाड़ी पालघर में चारोटी के पास थी। अचानक ये रोड डिवाइडर से टकरा गई और बेकाबू हो गई। इसके बाद गाड़ी सूर्या नदी के पुल के पास एक दीवार से टकराई। मर्सिडीज लग्जरी ब्रांड है। इसकी गाड़ियां अपेक्षाकृत सुरक्षित मानी जाती हैं, इसलिए इस बात को लेकर बड़ा आश्चर्य जताया गया कि साइरस मिस्त्री और जहांगीर पंडोले की मौत हो गई, वो भी तब जब वो पीछे बैठे हुए थे। शुरुआती जानकारी ये है कि गाड़ी चला रही अनाहिता पंडोले और उनके बगल में बैठे डारियस पंडोले ने सीट बेल्ट लगाई थी, इसलिए भिड़ंत के वक्त उनकी ओर लगे एयरबैग्स खुल गए। इन दोनों को गंभीर चोटें आई, लेकिन प्राण नहीं गए। इनका इलाज चल रहा है। जबकि पुलिस के मुताबिक पीछे बैठे साइरस और जहांगीर ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, इसलिए एयरबैग नहीं खुले और वो हादसे के बाद अगली और पिछली सीट के बीच फंस गए। दरअसल अहमदाबाद से मुंबई की दिशा वाली सड़क सूर्या नदी के ठीक पहले 3 लेन से 2 लेन की हो जाती है, इसलिए बाईं ओर चल रहे वाहनों को पुल से थोड़ा पहले गाड़ी को हल्के से दाईं ओर करना होता है। शुरुआती जांच के मुताबिक गाड़ी की रफ्तार ज़्यादा थी और संभवतः अनाहिता गाड़ी को दाईं तरफ समय से नहीं कर पाई, जिसके चलते ये डिवाइडर से टकरा गई। पुलिस का कहना है कि हादसे वाली जगह ब्लैक स्पॉट नहीं मानी जाती, यानी इस जगह पर ऐसे हादसों का इतिहास नहीं है। फिर भी महाराष्ट्र सरकार ने हादसे की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। जांच का नतीजा आने में अभी वक्त है, लेकिन एक बात को हम अभी से रेखांकित कर देना चाहते हैं, सीट बेल्ट जरूर पहने, चाहे आप कार में सामने की ओर बैठे हों या फिर पीछे। हमारी आम समझ कहती है कि हादसे के वक्त कार में सामने बैठे लोगों को तो खतरा होता है, लेकिन पीछे बैठे लोग सुरक्षित होते हैं। ये आपकी भूल है, मेरी भी भूल है। मैं जब भी पीछे बैठता था गाड़ी में तो सीट बेल्ट नहीं लगाता था, ज़्यादातर भारतीयों की तरह, लेकिन मैं अब इसे करेक्ट करूँगा। नियम आपके लिए भी हैं, मेरे लिए भी हैं, सीख आपके लिए भी हैं, मेरे लिए भी हैं। गाड़ियों की सेफ्टी सेटिंग्स के बारे में आपने सुना होगा। इन सेटिंग्स को जारी करने से पहले गाड़ी को नियंत्रित माहौल में अलग अलग तरह से भिड़ा कर देखा जाता है, ताकि समझ में आए कि अंदर बैठे लोगों पर कैसा असर होगा। इसे आम भाषा में कहा जाता है क्रैश टेस्ट। ऐसा ही एक वीडियो पिछले 24 घंटों से सोशल मीडिया पर वायरल। देखिए कैसे बैठे लोग भी सीधी टक्कर में बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं अगर उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई है। उसके लिए सांकेतिक वीडियो है। तो अब गांठ बांध दीजिए, गाड़ी कितनी भी महंगी हो, उसमें कितने भी एयरबैग लगे हों, वो आपको सीमित सुरक्षा ही दे सकती है। आपने गाड़ी पर लिखा देखा होगा SRS बैग्स। SRS का मतलब है सप्लीमेंट्री रिस्ट्रेंट सिस्टम। रिस्ट्रेंट सिस्टम आपको हादसे के वक्त सीट पर थामे रहता है। सप्लीमेंट्री का अर्थ हुआ सहयोगी। तो एयरबैग दूसरे नंबर पर आते हैं। प्राइमरी रिस्ट्रेंट यानी मुख्य सुरक्षा उपकरण सीट बेल्ट है। क्रैश टेस्ट वाली वीडियो में भी आप देख सकते हैं, जिस पुतले ने सीट बेल्ट पहना हुआ है वो भिड़ंत के बाद भी सीट पर ही रहा और विंडशील्ड से नहीं टकराया। 4 दिसंबर 2021 को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में भारत में 4 पहिया वाहनों को और सुरक्षित बनाने के लिए एयरबैग्स की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया था। वो बात सुनिए, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। ये बात बिल्कुल आवश्यक है कि विशेष रूप से 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और 1.5 लाख मौतें होती है। और सम्मान्य सदस्य ने जो कहा है, अभी फिलहाल 2 एयरबैग ऑलरेडी कंपलसरी है। पीछे बैठने वाले लोगों को एयरबैग नहीं है और इसलिए हमारे डिपार्टमेंट ने सोचा है कि एयरबैग की कीमत केवल 800 रुपये आती है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पीछे भी जितने लोग होंगे उतनी एयरबैग होगी और लोगों की जान बचाएंगे। इसके बारे में ये प्रस्ताव विचाराधीन है। जल्दी ही सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करने का प्रयास करेगी। एयरबैग्स यकीनन सुरक्षा बढ़ाते हैं, लेकिन सीट बेल्ट के बिना वो उल्टा असर भी कर सकते हैं। जी आपने सही सुना, बताते हैं कैसे।
हादसे में हमें चोट इसलिए आती है कि जिस रफ्तार में गाड़ी चल रही होती है उसी रफ्तार में हमारा शरीर भी चल रहा होता है। भिड़ंत के वक्त गाड़ी तो तुरंत अपना आवेग खो देती है, लेकिन शरीर ऐसा नहीं कर पाता और तब चोट लगती है। संभव है कि सारी चोटें बाहर से नजर ना आए। जोरदार झटके से शरीर के अंदर भी खून रिस सकता है, अंगों को अंदरूनी चोट पहुंच सकती है। साइरस मिस्त्री और जहांगीर पंडोले की मृत्यु का शुरुआती कारण इन्हीं अंदरूनी चोटों को माना गया है। हादसे में जब एयरबैग्स खुलते हैं तो वो गाड़ी की ठोस सतह और हमारे बीच एक गुब्बारा बना देते हैं और धीरे धीरे इनकी हवा कम होती है तो शरीर का आवेग धीमे धीमे घटता है और चोट कम लगती है। लेकिन यहाँ एक राइडर है। एयरबैग धमाके के साथ खुलते हैं और अगर ज़्यादा रफ्तार में आप एयरबैग से भी टकरा जाएं तो भी वैसा ही होगा कि आप एक ठोस सतह से टकराए और ऐसे में गर्दन टूट जाए तो बहुत आम है कि आपकी मृत्यु हो जाए। इसलिए ज़रूरी है कि एयरबैग और आपके बीच भी कुछ हो और यही चीज़ है सीट बेल्ट। आपने कार में सामने वाली सीट के सामने बना वो चिन्ह ज़रूर देखा होगा जिसमें एक छोटा बच्चा बास्केट या सीट में बैठा होता है और उस पर क्रॉस बना होता है। इसका मतलब ये होता है कि छोटे बच्चों को उनकी सीट सहित सामने वाली सीटों पर ना बिठाएं, क्योंकि एयरबैग का धमाका बच्चों की सीट को गाड़ी के अंदर उछाल सकता है। बच्चे को गंभीर चोट आ सकती है, इसीलिए छोटे बच्चों की सीट को हमेशा पिछली सीट पर लगाना चाहिए। भारत में गाड़ियां क्रमशः सुरक्षित होती जाएंगी। एयरबैग्स 2 से 4 और 4 से 6 हो जाएंगे, लेकिन आगे और पीछे की सीटों पर लगा सीट बेल्ट तो अभी भी है। अगर जान प्यारी है तो इनका इस्तेमाल ज़रूर करें। हमने शुरुआत में आपको बताया था कि सड़क हादसे भारत के लिए किसी महामारी की तरह हैं। हमने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा जारी की गई एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2021 रिपोर्ट देखी। इसके मुताबिक 2021 में कुल 4,03,116 सड़क हादसे रिकॉर्ड किए गए। सबसे ज़्यादा सड़क हादसे वाले राज्यों की लिस्ट पर गौर करिए। टॉप 5: तमिलनाडु 55,682, MP 48,219, कर्नाटक 34,647, उत्तर प्रदेश 33,711 और केरल 32,759। आम समझ कहती जहां हादसे ज़्यादा वहां मौत भी ज़्यादा होंगी, लेकिन जब हम हादसे वाली सूची का मिलान मृतकों वाली सूची से करते हैं तो तस्वीर बदलने लगती है। सड़क हादसों में मृत्यु के आंकड़ों के हिसाब से नंबर 1 पर है यूपी 21,792, तमिलनाडु 15,384, महाराष्ट्र 13,911, मध्य प्रदेश 12,480 और राजस्थान 10,043। आपने देखा कुल हादसों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है, लेकिन मृत्यु के मामले में नंबर 1 पर है। तमिलनाडु में यूपी की तुलना में 22,000 हादसे ज़्यादा हुए, फिर भी यूपी में तकरीबन 6,400 लोग ज़्यादा मारे गए। यही बात महाराष्ट्र और राजस्थान पर भी लागू होती है, जो हादसों की संख्या में भले पीछे हों लेकिन मृत्यु के मामले में आगे हैं। इन आंकड़ों को संबंधित राज्यों के स्वास्थ्य ढांचे पर टिप्पणी की तरह पेश कर दिया जाता है, पर बात इतनी सीधी भी नहीं। रैंकिंग भ्रम पैदा कर सकती है, क्योंकि सड़क हादसों में मृत्यु का कारण सिर्फ एक ही नहीं होता, अनेक बातों का असर पड़ता है। जैसे चालक किस तरह की गाड़ियों पर सवार था या थी। कार या दूसरे 4 पहिया वाहन अपेक्षाकृत सुरक्षित होते हैं, हादसों में कवच का काम करते हैं, लेकिन 2 व्हीलर पर चलने वालों के पास इतनी सुरक्षा नहीं होती। साल 2021 में मरने वाले 44.5% लोग 2 व्हीलर पर सवार थे, तो जहां 2 व्हीलर ज़्यादा होंगे वहां मृत्यु ज़्यादा हो सकती है। NCRB का डेटा बताता है कि साल 2021 में तमिलनाडु में 8,259 लोगों की मृत्यु 2 व्हीलर चलाते हुए हुई, जबकि यूपी में इस तरह 7,429 लोग मारे गए। देखिए यहाँ रैंकिंग फिर बदल गई। इसीलिए हमने कहा आंकड़ों को लेकर सतर्कता बरतने की भी जरूरत है ताकि मुकम्मल तस्वीर आए। दूसरा कारक है भूगोल और मौसम। NCRB की रिपोर्ट बताती है कि मिजोरम जैसे पहाड़ी इलाकों में हादसे तो कम होते हैं, लेकिन यहाँ एक दूसरा पैटर्न देखने को मिलता है। मृतकों की संख्या जख्मी लोगों से ज़्यादा है। इसका मतलब जो हादसे हो रहे थे उनमें से ज़्यादातर प्राणघातक थे। घुमावदार रास्तों के अलावा जहाँ ठंड में कोहरा पड़ता है वहाँ विजिबिलिटी कम हो जाती है, इसके चलते भी हादसे बढ़ जाते हैं। तीसरा फैक्टर है सड़कों के आसपास बसाहट। NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक हादसों की बड़ी संख्या ऐसी जगहों से रिपोर्ट हुई थी जहां सड़क के किनारे घनी आबादी थी या फिर सड़क पर स्कूल या कॉलेज जैसे प्रतिष्ठान थे। एक बुलेटिन में सड़क हादसों के तमाम कारकों और उपायों को समेटना मुश्किल काम है। हमने यहाँ प्रमुख बिंदुओं को ही छुआ, लेकिन इतनी बात स्थापित है कि सड़क हादसे शून्य नहीं हो सकते। सीट बेल्ट, एयरबैग, हेलमेट, दस्तानों आदि से चोट को कम किया जा सकता है। तब भी कुछ मामले ऐसे होंगे जिन्हें आपात चिकित्सा की जरूरत पड़ेगी, और तब जरूरत पड़ेगी ट्रॉमा सेंटर की। हमने इस विषय में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में भारत के पहले लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर की शुरुआत से जुड़े रहे प्रोफेसर अमित गुप्ता से बात की। डॉक्टर गुप्ता से हम ट्रॉमा केयर पर पहले भी विस्तृत बात कर चुके हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे कि दर्शक उस शो को भी जरूर देखें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, समझ बेहतर होगी। आज हमने डॉक्टर गुप्ता से पूछा कि ट्रॉमा केयर सिस्टम में किस तरह के सुधार की जरूरत है। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
जो कि आपने ट्रॉमा केयर की बात की, तो डेफिनेटली पिछले कुछ सालों में, करीब 10-15 सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी ध्यान दिया है इस तरफ, पर अभी भी काफी कुछ बाकी है। ध्यान क्या दिया है, मतलब कुछ सेंटर्स को डेवलप किया है कि वो लेवल 1 या लेवल 2 सेंटर्स, जो लेवल 1 टॉप लेवल सेंटर होता है, लेवल 2 से नीचे वाला सेंटर होता है, तो स्टेट्स को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है उन सेंटर्स को डेवलप करने के लिए, पर उसमें अभी काफी सारे लैकुने हैं। और ये ज्यादातर जो अभी लेवल 1 लेवल 2 जो सेंटर्स डेवलप हो रहे हैं, वो अभी भी मिनिमम टू मिनिमम टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज में ही है। हाईवे के अलोंग अभी कोई ऐसा कॉन्क्रीट प्लान नहीं है। हालांकि NHAI का अपना एक प्लान है जिसमें कि उन्होंने हर 50 किलोमीटर पे एक ALS एम्बुलेंस या एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस का कंसेशनर पे प्रोविजन दिया है, पर वो कितना कार्यान्वित हो रहा है एट ए ग्राउंड लेवल, उसकी ऑडिटिंग कितनी हो रही है, वो दैट इज ऑल अगेन ए क्वेश्चन। सो एक हाईवेज का इशू है, क्योंकि करीब 60% या 65% जो जाने हैं वो हमारे नेशनल हाईवेज पे या हाईवेज पे जाती हैं। जो रोड ट्रैफिक इंजरीज तो ऐसे बहुत बड़ा है, टोटल इंजरीज के प्रोपोर्शन में 50 से 55% जो है रोड ट्रैफिक इंजरीज होती हैं, उसमें करीब 60 से 65 लोग जो हैं वो मारे जाते हैं हाईवेज पे। तो एक हाईवे सेफ्टी का इशू है और एक ट्रॉमा केयर का इशू है, जो कि अभी डवटेल पूरी तरह नहीं हो पाया है, टू बी वेरी फ्रैंक। कोशिश जारी है। नए जितने भी एक्सप्रेसवे, स्पेशली ग्रीन एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, उसमें कंसल्टेंट्स को बोला गया है कि आप ट्रॉमा केयर फैसिलिटीज को भी मैप आउट करिए और देखिए उनमें क्या कमियां हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट था बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे, जो कि ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे था। उसमें हमने भी इनपुट्स दिए थे अपने कि उनके 5 किलोमीटर दोनों तरफ हाईवे के अलाइनमेंट के कितने हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, किस लेवल की हैं, उनको ठीक सुचारू रूप से एटलीस्ट लेवल 3 बनाने के लिए, एक लोअर लेवल सेंटर बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, वो हमने इनपुट्स ऑलरेडी कंसल्टेंट्स के थ्रू दे दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को। बट ऐसा हर एक हाईवे पे होना चाहिए। ब्लैक स्पॉटिंग जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज बोलती हैं और मंत्री जी खुद बोलते हैं, उन्होंने काफी काम किया है कि ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई हों और उनको किसी तरह से इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से रेक्टिफाई किया जाए। एट द सेम टाइम बहुत जरूरी है कि उसमें ट्रॉमा सर्विसेज को भी डवटेल किया जाए, एम्बुलेंस सर्विसेज को अच्छी तरह डवटेल किया जाए, ताकि एक एम्बुलेंस अगर हाईवे पे खड़ी हुई है तो उनको प्रॉपरली पता हो कि हमें फर्स्ट एक्लन हॉस्पिटल या फर्स्ट लेवल हॉस्पिटल कौन सा जाना है, वहां पर किस लेवल की केयर मिलेगी, या अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो किस लेवल 1 सेंटर नियरेस्ट कौन सा है हाईवे से, वहां पर कैसे जाना है। वो उस तरह की अभी पूरी तरह डवटेलिंग या मैं कहूँ डिटेल्ड वो जो है जो प्रणाली है वो अभी तक नहीं हो पाई है। डॉक्टर गुप्ता ने हमें बताया कि ट्रॉमा केयर के लिए डॉक्टर्स और नर्सों को एक खास तरह की ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। एक सामान्य सा उदाहरण लीजिए, छोटी सी सर्जरी से पहले डॉक्टर आपसे कितने सवाल पूछते हैं। ट्रॉमा सर्जन के पास हादसों के मरीज बेहद गंभीर स्थिति में आते हैं और उन्हें तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है, विस्तृत जांच की मोहलत नहीं होती। ऐसे में MS इन ट्रॉमा जैसे कोर्सेज की ज़रूरत होती है, जो कि पूरे देश में चलाए जा सकते हैं। एम्स ने इसका कोर्स तैयार कर लिया है, सरकार ने इसे नोटिफाई भी कर दिया है, लेकिन देश भर के मेडिकल कॉलेजेस में इसे लागू करने में कोताही बरती जा रही है, क्योंकि हमें ये समस्या उतनी बड़ी नहीं लगती। लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, सड़क हादसे आपके लिए भले आम हो, लेकिन ये हर साल कोरोना की पहली लहर की तरह ही हम पर वार कर रहे हैं और इन मौतों को हम बड़ी आसानी से टाल भी सकते हैं। मृत्यु सिर्फ एक व्यक्ति का जीवन ही समाप्त नहीं करती, आसपास के लोगों का जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल देती है। ज़िंदगी से प्यार करिए, गाड़ी धीमे चलाइए, सीट बेल्ट पहनिए और अपनी सरकारों से मांग करिए कि स्वास्थ्य ढांचों को बेहतर करने के लिए गंभीर कदमों की सिर्फ बात ना हो, उन पर अमल हो। मुख्यमंत्रियों की ये जिम्मेदारी है कि उनके राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजेस में इस तरह के ट्रॉमा सर्जरी के कोर्सेज हों और जगह जगह जहां पर भी मुमकिन हो और ज़रूरत हो ट्रॉमा सेंटर ज़रूर बने। आज का लल्लन टॉप शो यहीं पर समाप्त होता है। शुक्रिया, शुभ रात्रि। मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।